This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम भी सुखी निभलो बितलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दम सरल सपना शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो वीडियो के माध्यम से इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध। वहाँ की मनीषी ब्रह्मलीन MP खिमकर सर की हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खिमकर सर के कुछ सपने हैं, खिमकर सर के कुछ मोटो हैं। वे मोटो इस प्रकार हैं: ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत समूचे विश्व में फैलाने का, समूचे संसार में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, केवल आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हो गई हैं,
जो हमारे समवाई फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं उनका स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे आयुर्वेद की, और हमारा सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 की, सेमेस्टर 1 और 2 खत्म हो चुके हैं, उनके सब कोर्सेज पूरे हो चुके हैं। सेमेस्टर 3 के कुछ लगभग 8 या 10 लेक्चर बाकी हैं, वो होते जा रहे हैं। सेमेस्टर 4 थोड़ा सा बार से शुरू हुआ है, इसलिए सेमेस्टर 4 हमारा बाद तक चलेगा, और लगभग ये 29 या 30 तारीख तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 29-30 नवंबर तक इसको समाप्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए इसके कोर्सेज को। लेकिन विस्तार से कुछ चीजें बहुत बतानी आवश्यक होती हैं, जैसे नर्वस सिस्टम। टिटाइज ने ये बीएचपी में चैप्टर 11 बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, और ये पूरी बुक जो है सेमेस्टर 4 में आती है, इसलिए इसका जो अधिकांश भाग जो नर्वस सिस्टम का है उसके संबंध में हम लोग विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। उसी तरह हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो हमारे धन्वंतरी है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, उस पर चर्चा ठीक से कर रहे हैं। और हम लोग चरक 2 जो हमारा बेस बुक है, यानी हमारे चरक 1 और चरक 2 हमारी बेस बुक है, जो हमारे सिद्धांत पक्ष को उजागर करती है, उस पर हम लोग चर्चा खूब कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो प्रोटोकॉल बनाते हैं वो हम बनाना हमारे लिए आसान हो जाए। तो हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं अभी नर्वस सिस्टम पर। ये स्पाइनल कॉर्ड के संबंध में हम लोग आपको जो चीजें डिटेल में मिली हुई हैं वो आपको किताबों में है। डिटेल में इसलिए बताना आवश्यक हो रहा है कि अब सेमेस्टर 4 में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो आगे चल के हम इसी पर, स्पाइनल कॉर्ड पर हम लोग बहुत अधिक ट्रीटमेंट करेंगे, तो इस पर हम लोग थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग बता रहे थे पिछली बार कि जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो वर्टिब्री है, तो वर्टिब्री का हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर देखा था, तो उसमें उसके कुछ प्रोसेस माने कुछ अंग होते हैं, कुछ भाग होते हैं। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस, और हम लोगों ने इसके पहले हम लोग चर्चा किया था वर्टिब्री को देखिए डी, अगर एक वर्टिब्री को ऊपर से देखें तो बॉडी ऑफ वर्टिब्री सदैव एंटीरियर माने वेंट्रल साइड, हम जो सामने के भाग को बोलते हैं एंटीरियर या वेंट्रल साइड। और जो स्पाइनस प्रोसेस, यानी कई प्रोसेस है जो स्पाइन से जुड़े हुए, स्पाइनस माने स्पाइन के प्रोसेस, वो डॉर्सल या पोस्टीरियर साइड में होंगे। तो हम लोग देख कर ये जान सकते हैं कि क्या ये एंटीरियर पोर्शन है या ये पोस्टीरियर पोर्शन है। कैसे? अगर स्पाइनस प्रोसेस उसमें होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये पीछे का है, यानी पोस्टीरियर साइड का है। और अगर उसमें स्मूथ होगा सामने, तो बॉडी ऑफ वर्टिब्री स्मूथ होती है, तो हम समझ जाएंगे कि स्मूथ है, इसका मतलब कि हम उसको जान सकेंगे कि एंटीरियर साइड है। बीच में वर्टिब्रल फोरामेन होता है। फोरामेन हमेशा याद रखिए, फोरामेन एक छिद्र के रूप में है, एक होल के रूप में है। तो फोरामेन माने वर्टिब्रल फोरामेन होगा जो होल होगा, और उसी में स्पाइनल कॉर्ड आके गुजरती है, नीचे तक आती है, सो दैट कि ये प्रोटेक्शन रहे, इसका हड्डियों के माध्यम से, बोन के माध्यम से इसका प्रोटेक्शन रहे, और इसको नष्ट ना हो, ये नष्ट ना हो, इंजरी इसमें ना हो। तो वर्टिब्री में 2 हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं। ट्रांसफर हमेशा बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल प्रोसेस, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर माने क्षैतिज, क्षैतिज जो पृथ्वी के धरातल के समानांतर हो, वो ट्रांसवर्स प्रोसेस के रूप में है। ये स्पाइनस प्रोसेस तो डाउनवर्ड झुका होता है, जो और प्रोसेस तो डाउनवर्ड झुका होता है, लेकिन ट्रांसवर्स प्रोसेस सदैव हॉरिजॉन्टल होते हैं। इन्हीं ये स्पाइनस प्रोसेस के अगल बगल या लेटरल साइड में होते हैं, यानी उनके अगल बगल होते हैं, इस तरफ। जैसे हम लोग, हमारे बॉडी का जो बाएं तरफ दाएं तरफ भाग है उसमें। तो अब सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस एंड फैसेट, फैसेट में कोई समझ सकते हैं जहां पर कोई आप कुछ चीज अटैच कर दे,
इन्हीं ट्रांसफर प्रोसेस के जस्ट सुपीरियर साइड में, सुपीरियर में साइड नीचे, सुपीरियर ऊपर, सुपीरियर में ऊपर, जस्ट सुपीरियर साइड में दो सुपीरियर ट्रांसफर प्रोसेस जो ये होगा, इसी के ऊपर की तरफ दो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और फैसेट होते हैं। तो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस या आर्टिकुलर माने कोई जोड़ के संबंध में हो, यानी प्रोसेस के साथ एक फैसेट भी होता है, अटैचमेंट, यानी उससे कुछ और अटैच हो सकता है। फैसेट का अर्थ यह है कि उसमें एक अन्य प्रोसेस अटैच हो सकता है, यही प्रोसेस का अर्थ है फैसेट का, कि उसमें एक अन्य प्रोसेस, कोई प्रोसेस आएगा बाहर से वो अटैच होगा। तभी तो आप देखें कि वर्टिब्री हमारी जो है सारा स्पाइन जुड़ी हुई है, आगे आगे हमारे रिब्स हैं उनसे जुड़ी हुई है, कोई मूवमेंट नहीं हो सकता है, नहीं तो घूमते रहे। तो इसीलिए इन्हीं फैसेट और इन्हीं प्रोसेस के साथ वो अटैच रहती है। फिर इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस फैसेट, तो जैसे एक उसमें जैसे ट्रांसफर प्रोसेस के ऊपर एक सुपीरियर होता है, मतलब ऊपर होता है आर्टिकुलर प्रोसेस और फैसेट, वैसे ही इसी ट्रांसफर प्रोसेस के नीचे की तरफ एक इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होगा और फैसेट होगा, क्योंकि नीचे भी तो वर्टिब्री जुड़ना है, ऊपर भी जुड़ना है, ऊपर से भी वर्टिब्री जुड़ेगी, नीचे से भी जुड़ेगी, इसीलिए ऊपर नीचे का दोनों का सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होता है। एक वर्टिब्री से संबंधित एक सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और फैसेट होगा। एक वर्टिब्री का एक सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस मतलब ऊपर वाला होगा और एक इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और फैसेट होगा। उसका वहां भी जुड़ने का, ऊपर भी जुड़ सकती है और नीचे भी जुड़ सकती है, तो सुपीरियर भी होगा और सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कहलाएगा फैसेट, और नीचे इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कहलाएगा। ये दोनों दो दो की संख्या में होंगे, ये दोनों दो दो की संख्या में होंगे, यानी नीचे वाली वर्टिब्री का सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ऊपर वाली वर्टिब्री के इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और फैसेट के साथ जुड़ सकता है, ये उसका अर्थ है, जुड़ेगा। प्रोसेस सदैव फैसेट के साथ ज्वाइंट का फॉर्मेशन, प्रोसेस क्या करता है, प्रोसेस जो है ये फैसेट के साथ ज्वाइंट का फॉर्मेशन करेगा, और ग्लाइंडिंग ज्वाइंट का एग्जांपल ये ग्लाइंडिंग ज्वाइंट है। दोनों प्रोसेस और फैसेट मिल जाएंगे सो दैट ऊपर वाला अटैच हो जाएगा, ताकि इंटैक्ट हो जाएगा और उसको मूवमेंट फिर नहीं हो पाएगा, तो ग्लाइंडिंग ज्वाइंट का है। अर्थ ये है कि पेयर्ड सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ वन वर्टिब्री joined with the corresponding paired inferior articular process from next higher vertebrae, नीचे वाला ऊपर से जुड़ता है बस। दो पेयर्ड सुपीरियर आर्टिकुलर, पेयर माने दो हमें हमेशा होंगे, दो सुपीरियर दो इंफीरियर, तो ये दोनों ऊपर, जो सुपीरियर होगा वो ऊपर वाले के इंफीरियर से जुड़ेगा और जो इंफीरियर होगा वो नीचे वाले के सुपीरियर से जुड़ेगा। कोस्टल फैसेट क्या है, बॉडी के सेंट्रम में, यानी जो बीच वाला भाग है, सेंट्रम में दोनों तरफ पोस्टीरियर साइड में दो कोस्टल फैसेट भी होते हैं, ये कोस्टल फैसेट भी कहलाते हैं। ये कोस्टल फैसेट, अब ये कोस्टल फैसेट क्या करते हैं, ये कोस्टल फैसेट रिब्स के साथ अटैच होते हैं, हमारे रिब्स आगे से जाती है तो पीछे, तो ये रिब्स के साथ अटैच हो जाते हैं। कोस्टल कार्टिलेज ऑफ रिब्स ही आकर ज्वाइंट बनाता है, जो कार्टिलेज ऑफ रिब्स है वही वो आकर के ज्वाइंट बनाएगा, इसी कारण इसको कोस्टल फैसेट कहा जाता है, क्योंकि साइड वाला जो कोस्टल कार्टिलेज है वो रिब्स का, वो आकर के इसको जोड़ेगा, ज्वाइंट बनाएगा, इसी कारण से इसको कोस्टल कहा जाता है। यानी कोस्टल फैसेट आर्टिकुलेट्स मतलब जुड़ता है विद ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड कोस्टल फैसेट्स ऑफ सेंट्रम, ये सेंट्रम के साथ जुड़ जाता है, ये जो सेंट्रम वाला भाग है उससे आकर जुड़ जाता है। तो वर्टिब्री के दोनों सरफेस फ्लैट होते हैं, वर्टिब्री का दोनों सरफेस जो सरफेस होगा वो फ्लैट होगा, और ये जो है, लेकिन सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ये नुकीले हो सकते हैं, ये ऊपर नीचे की हो सकते हैं, झुकाव वगैरह हो सकते हैं, तो ये है, और अदरवाइज वर्टिब्री के दोनों सरफेस फ्लैट होंगे, उसमें कोई नहीं है, लेकिन ये उससे अटैच होते हैं, इसलिए पीछे का भाग देखने पे आपको नुकीला लग सकता है, नीचे को झुका लग सकता है। इसलिए वर्टिब्री के सेंट्रम दूसरे वर्टिब्री के सेंट्रम से डायरेक्ट अटैच नहीं रहते हैं। अब एक सेंट्रम माने बीच का भाग, ऊपर का सेंट्रम और नीचे का सेंट्रम, अब ये है बीच का भाग है, तो दोनों सीधे अटैच नहीं होते, बल्कि बीच में एक फाइब्रस कार्टिलेज जो व्हाइट
फाइब्रस कार्टिलेज कहा जाता है। इसको व्हाइट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसी ये डिस्क कहते हैं, इसी को इंटरवर्टिब्रल डिस्क या सामान्य भाषा में डिस्क कह देते हैं। तो ऊपर का जैसे ये वर्टिब्रा है, एक नीचे और ऊपर की वर्टिब्री है, दोनों के बीच में ये हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है। ये कार्टिलेज का बना होता है, फाइब्रस कार्टिलेज का बना होता है, जो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज कहा जाता है, ये होता है डिस्क। इसी डिस्क में हम लोग जो है, इसी डिस्क की बात करते हैं कि डिस्क स्लिप हो गई, तो इसी की बात करते हैं। ये डिस्क का कार्य क्या है? इट प्रिवेंट्स द वर्टेब्री फ्रॉम ग्राइंडिंग अगेंस्ट ईच अदर। दोनों बोन की है, अगर ये बोन और ये बोन मिलती होती तो ये जुड़ भी सकती थी, फिर मूवमेंट नहीं हो सकता था, फिर मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि डिस्क भी जो 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 आपका बोन है वो तो हमारा जीवित है, जीवित टिश्यू है, तो जीवित टिश्यू है तो हमेशा जुड़ेगा, अगर जुड़ जाएगा तो अपने आप जुड़ जाएगा। तो यानी इस बोन को लिए बीच में अगर जुड़ जाता तो मान लीजिए ऐसे हो जाता तो इस बोन हमारे सीधी रहती, मूवमेंट नहीं कर सकती थी, तो इसलिए बट इट प्रिवेंट्स द वर्टिब्री फ्रॉम ग्राइंडिंग अगेंस्ट ईच अदर। यहाँ घिसती, ऐसे रगड़ खाती, अगर ऐसे रगड़ खाती तो ये घिस जाती है ना, नीचे ये भी घिसती और ये भी घिसती, तो घिसने तो वो ग्राइंडिंग के अगेंस्ट में ये ग्राइंडिंग नहीं होगी, ये बीच में कोई एक फाइब्रस कार्टिलेज बना हुआ है, रखा हुआ है। इट एब्जॉर्ब्स द शॉक कॉज्ड बाय मूवमेंट लाइक रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग। इट इज सेड टू बी कुशनिंग इफेक्ट। कैसे? जैसे गाड़ियों में, हमारे यहाँ गाड़ियों कोई व्हीकल होती है तो उसमें कहते हैं कि शॉक एब्जॉर्बर, तो शॉक एब्जॉर्बर अपना एक स्प्रिंग टाइप का होता है, तो जो शॉक को बर्दाश्त करता है, ऊपर नीचे गाड़ी यूं हुई तो उसने शॉक को एब्जॉर्ब कर दिया, तो गाड़ी पर झटका लगता, तो वही वैसा ही काम हमारा होता है कि ये बीच में कुशनिंग इफेक्ट है। कुशनिंग इफेक्ट माने कुशन की तरह काम करता है, और ऊपर नीचे आप दौड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, तो ये स्पाइन की सुरक्षा करता है, जो बोन है बोन की सुरक्षा करता है। वर्टिब्रल फोरामेन और स्पाइनल फोरामेन, जो भी वर्टिब्रल माने जो वर्टिब्री के साथ फोरामन माने छेद, होल, या स्पाइनल फोरामेन, वर्टिब्रल को स्पाइन कहा जाता है, तो स्पाइनल फोरामेन आर यूज्ड फॉर द पैसेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। कैसे? जो भी कोई होल बीच में होगा सेंटर में, वो इसको इसलिए करते हैं ताकि ऊपर से जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड आ रही है उसको रास्ता मिले। तो ये वर्टिब्रल फोरामेन या स्पाइनल फोरामेन जिसको कहा जाता है, इसका प्रयोग पैसेज ऑफ, मतलब इसका प्रयोग स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते के लिए, यानी उसको ऊपर से नीचे गुजरने के लिए, देने के लिए होता है। स्पाइनल कॉर्ड क्योंकि नर्वस सिस्टम का भाग है, इसलिए इसमें कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। ये कंसेप्ट है कि इसमें डैमेज हो गया तो ब्रेन का पूरा सब फंक्शन हो जाता है, इसलिए इसको जैसे ब्रेन को सुरक्षित रखा जाता है, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड को भी सुरक्षित रखना हमारा धर्म है। इसलिए ये हमारा मतलब जो स्ट्रक्चर बना ऐसे बना। ग्राइंडिंग जॉइंट्स आर एग्जांपल ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। जैसे हमारा साइनोवियल जॉइंट है वो भी ग्राइंडिंग जॉइंट्स है, तो ये जैसे ये भी हमारा साइनोवियल जॉइंट है। और याद रखिए कि 12 हमारी रिब्स होती हैं, ठीक है, और 12 हमारी रिब्स होती हैं और 12 थोरेसिक वर्टिब्री होती है, तो इन्हीं से आकर जुड़ जाती है। याद करिए, इन्हीं से आके वो जुड़ जाती है। ठीक, अब दो वर्टिब्री पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें। एक सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, उसका चित्र आपको पहले चित्र देख लीजिए। तो एक हम दो की बात कर रहे हैं, सर्वाइकल में दो की बात कर रहे हैं। एक आपका C1 C2 है, तो C1 C2 की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये कैसे आपका बना हुआ है, ओडोंटॉइड प्रोसेस एक्सिस C2 और ये ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ C2, ये इस तरह बना हुआ है। तो आप इन्हीं पर हम लोग चर्चा करें कैसे बना हुआ है। अंगूठी की, एक देखिए अंगूठी की तरह है, और ये भी जो है अंगूठी की तरह है मोर और लेस, तो ये एक्सिस है। अब आगे देखिए, ये देखिए
ये हमारा स्पाइनस इस तरह का होगा, स्पाइनस प्रोसेस इस तरह होगा। सामने का भाग जो इधर का जो एंटीरियर माने सामने का है, ये एंटीरियर, ये बिल्कुल देखिए स्मूथ है, यहाँ कोई वो नहीं है। पीछे भी स्मूथ रहेगा, लेकिन इसमें ये बने होगा, क्या है, प्रोसेस है ये स्पाइनस प्रोसेस, ये ऐसे आकार के होंगे, तो हम समझ सकते हैं। और ये बीच में हमारा क्या है, ये देखिए बीच में ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से गुजर रही है बीच में, यही हमारा सेंट्रम का है। ये जो बीच का दिखाई दे रहा है एच, जहां लिखा हुआ एच की तरह जो बना हुआ आकृति, ये हमारा है। और ये जो हमारे फैसेट है, जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, फैसेट है, इन्हीं में आकर के वो अटैचमेंट कोई होता है, ऊपर वाले इसमें होते हैं। ये उसका एक चित्र है। तो सर्वाइकल वर्टिब्री के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। सर्विक्स इज नेक, सर्विक्स कहते हैं नेक को, गर्दन को, जैसे गर्दन हमारी है तो सर्विक्स, तो सर्वाइकल उसी से जुड़ा हुआ है। सर्वाइकल वर्टिब्री में वर्टिब्रल फोरामेन सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट होता है। फोरामेन माने छेद सबसे बड़ा होता है। सर्वाइकल वर्टिब्री, इसकी और विशेषता, तो सर्वाइकल वर्टिब्री क्या है कि जो आपका वर्टिब्रल फोरामेन है, जो आपका होल है, वो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, वो उससे अधिक कोई बड़ा नहीं। दूसरा, सर्वाइकल वर्टिब्री सबसे छोटी होती है अपार्ट फ्रॉम कोसिक्स, कोसिक्स को छोड़ दीजिए, कोसिक्स वर्टिब्री इससे भी छोटी होती है, सबसे छोटी होती है कोसिक्स। उसके बाद सर्वाइकल, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल में सबसे छोटी सर्वाइकल की वर्टिब्री है। अगर सर्वाइकल की करें, थोरेसिक करें, लंबर की करें और सैक्रल को, इन चारों को केवल करें तो हमको सबसे छोटी सर्वाइकल ही होती है, और इससे छोटी हमारी कोसिक्स की वर्टिब्री होती है। C1, C1 जिसको बोलते हैं हम लोग, C1 यानी प्रथम सर्वाइकल वर्टिब्री को एटलस कहते हैं। C1 यानी प्रथम सर्वाइकल जो वर्टिब्री है, हम लोग बोलते हैं उसको C1, वो उसको एटलस भी कहा जाता है। तो कोई पूछे कि एटलस किसको कहते हैं, तो हमको तुरंत उत्तर देना है कि इट इज C1। C2 से C6 सर्वाइकल वर्टिब्री के स्पाइनस प्रोसेस में दो हेड दिखाई पड़ते हैं। C2 से लेकर C6 के सर्वाइकल वर्टिब्री के स्पाइनस प्रोसेस में दो हेड दिखाई पड़ेंगे, इन्हें बिफिड कहेंगे, बाइफिड, बिफिड, बिफिड कहते हैं। इनके ट्रांसफर्स प्रोसेस में भी फोरामेन होता, इनके ट्रांसफर्स प्रोसेस में भी फोरामेन होता है, अर्थात कैविटी होती है, और में कैविटी नहीं होती, कैविटी माने छेद। इनके ट्रांसफर जो प्रोसेस होते हैं बगल वाले, उनमें कैविटी होती है। क्यों? केवल सर्वाइकल वर्टिब्री में ही ट्रांसफर्स प्रोसेस में फोरामेन होता है, केवल सर्वाइकल में ही ट्रांसफर जो प्रोसेस है, साइड वाले जो प्रोसेस हैं, उनमें फोरामेन होता है। क्यों फोरामेन होता है? सेंट्रम के फोरामेन अर्थात वर्टिब्रल फोरामेन से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, लेकिन ट्रांसवर्स फोरामेन से वर्टिब्रल आर्टरीज, वेन्स और नर्व पास होती है। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों रखा गया है। यानी केवल सर्वाइकल वर्टिब्री में ही जो कैविटी, मतलब और में तो नीचे कोई कैविटी नहीं होगी। इस ट्रांसफर प्रोसेस माने इनमें फोरामेन माने बीच में होगा, लेकिन इसमें कोई फोरामेन नहीं होगा। ट्रांसफर प्रोसेस में फोरामेन किसी में नहीं होगा, लेकिन C2 से C6 तक में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनके ट्रांसफर प्रोसेस में भी फोरामेन होगा, यानी कैविटी होगी, केवल इसमें होगी, इस प्रोसेस में ही केवल ट्रांसफर प्रोसेस में फोरामेन होगा, सर्वाइकल में केवल सर्वाइकल वर्टिब्री में होगा। क्यों? इसका कारण यह है कि इस जो वर्टिब्रल फोरामेन से, इसी मतलब वर्टिब्रल जो वर्टिब्री का फोरामेन है, मतलब सेंट्रम के फोरामेन अर्थात वर्टिब्रल फोरामेन से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है बीच वाले से, लेकिन ट्रांसवर्स फोरामेन में क्या है, वर्टिब्रल आर्टरी, वेन्स और नर्व गुजरते हैं। तो नर्व, आर्टरीज, वेन्स और नर्व केवल सर्वाइकल से ही गुजरते हैं और किसी से नहीं गुजरते। यानी ये सारी आर्टरीज और वेन्स और नर्व कहाँ हैं? हमारे सर्वाइकल में ही। एटलस को क्या कहा जाता है?
एटलस को C1 यानी C1 जो है एटलस है, इसे यस बोन भी कहते हैं। अगर कोई पूछे यस बोन क्या है तो हमको कहना है एटलस C1। C1 को यस बोन बोलते हैं और उसको एटलस भी बोलते हैं। इसकी विशेषता यह है कि ये अंगूठे के आकार की होती है, इसमें स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता है, मतलब स्पाइनस प्रोसेस कोई इसमें नहीं होता है, बल्कि इसके सेंट्रम यानी बॉडी, इसमें सेंट्रम यानी बॉडी नहीं है, कोई बॉडी नहीं। देखिए ये अंगूठी के आकार का है, देखिए अंगूठी के आकार का है, और इसमें आपके जो बगल में छेद है वो भी है, और ये अंगूठी के आकार का है, और ये होल पूरा बड़ा हुआ है यानी सेंट्रम पूर्ण नहीं है, और इसमें पूरा का सबसे बड़ा यही है। ठीक, ये हम लोग इसको C1 को देख सकते हैं। इसमें स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता है, मतलब कोई स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता C1 में, बल्कि इसमें क्या होता है, इसमें सेंट्रम यानी बॉडी ही नहीं होती। और ये क्या है विशेषता कि अंगूठी के आकार की होती, अंगूठी जैसे बनी हो तो अंगूठी के आकार की ये दिखाई पड़ती है। तो यानी क्या है, ये एटलस नाम क्यों पड़ा? एटलस नामक माइथोलॉजिकल देवता एक है, ग्रीक देवता होगा। तो यह माइथोलॉजिकल देवता ने अपने कंधे के ऊपर समस्त पृथ्वी का भार वहन किया है, ऐसी मान्यता है। ये ग्रीक सोसाइटी में होगा। तो उसी प्रकार C1 यानी जो हमारी एटलस है, उसने इस वर्टिब्री ने समस्त स्कल, ये जो हमारा स्कल है सर, उसके पूरा का भार वहन किया हुआ है, इसलिए इसको एटलस बोलते हैं। पहली को एटलस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे एटलस देवता ने पृथ्वी का भार ग्रहण किया है, वैसे ही इस C1 ने हमारे स्कल का भार ग्रहण किया हुआ है, भार वहन किया हुआ है। दो ट्रांसवर्स फोरामेन होते हैं, एटलस ऊपर से, देखिए जो ट्रांसवर्स फोरामेन जो होते हैं, तो एटलस ऊपर से स्कल से अटैच होता है, एटलस ऊपर से स्कल से अटैच होता है, और इसमें एक ओडोंटाइट फोसा भी होता है। एटलस को ऑसिपिटल बोन, जो पीछे वाली बोन ऑसिपिटल बोन है ना, तो एटलस को ऑसिपिटल बोन से जोड़ने हेतु एटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट होता है। कैसे? एटलस से एटलांटो बन गया, ऑसिपिटल से ऑसिपिटल हो गया, तो एटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट का मतलब हुआ कि एटलस और ऑसिपिटल ज्वाइंट, ऑसिपिटल बोन का ज्वाइंट, वो ज्वाइंट हुआ। इससे मूवमेंट ऊपर नीचे होता है, ऐसे मूवमेंट होता है ये मूवमेंट, इसीलिए इसको यस बोन कहते हैं, क्योंकि इसका मूवमेंट ऐसे होता है कि इस ओडेंटाइट प्रोसेस वजह से कि ऐसे इस तरह का मूवमेंट हो सकता है ऊपर नीचे, तो इसलिए इसको यस बोन कहते हैं। इसी के फोरामेन से अब स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। ये ज्वाइंट है, इसमें फोरामेन है, उसी फोरामेन से ऊपर से आई और नीचे गुजर गई स्पाइनल कॉर्ड। दूसरी वाली को एक्सिस बोलते हैं, ये इसको एक्सिस, इसे नो बोन भी कहते हैं। एक्सिस में स्पाइनस प्रोसेस भी होता है, बॉडी भी होती है, जबकि एटलस में बॉडी नहीं होती। एटलस में बॉडी नहीं होती, यही है ना कि एटलस में कोई बॉडी नहीं है, और इसमें एक्सिस में बॉडी है, इसमें बॉडी भी है और स्पाइनस प्रोसेस भी है। इसमें एक डेंस प्रोसेस, जिसको ओडोंटाइट प्रोसेस बोलते हैं, इसको डेंस प्रोसेस यानी ओडोंटाइट प्रोसेस, डेंस का अर्थ क्या है? दांत, टूथ की तरह बनी होती है, यानी बॉडी के साथ एक टूथ लाइक स्ट्रक्चर है। इसी डेंस में एक फैसेट भी होता है, यही ओडोंटाइट प्रोसेस एटलस के साथ जुड़ता है। ये देखिए दूसरा, ये ओडोंटाइट प्रोसेस, ये लिखा हुआ है C2 लिखा ना, एक्सिस C2, ओडोंटाइट प्रोसेस इसमें इस तरह है। तो ये प्रोसेस इसमें क्या है, इसमें देखिए ये ओडोंटाइट प्रोसेस है, और ये प्रोसेस आकर के और C2 के साथ, C1 के साथ जुड़ जाता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओडोंटाइट प्रोसेस ऑफ C2, ये C1,
लेफ्ट वाली हमारी C1 है और राइट वाली हमारी C2 है, तो ये उसी में आके जुड़ जाता है, इसी वजह से घूमता है, ऐसे घूम जाता है। यही ओडोनटाइट प्रोसेस एटलस के साथ जुड़ जाता है। एटलांटो एक्सियल, अब देखिए एटलस और एक्सियल का ज्वाइंट, यानी एटलस और एक्सिस दोनों जुड़ रहे हैं तो उसको एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट बोल देंगे, क्योंकि एटलस का और एक्सियल का, और वहां क्या था ऑसिपिटल ज्वाइंट का था, तो उसको बोले थे एटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट। आगे है वहां पढ़ा था ना एटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट, तो ऑसिपिटल बोन के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए उसको एटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट। और यहाँ क्या है, यहाँ दूसरा क्या है, एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट, यानी एटलस और एक्सियल का ज्वाइंट, एक्सिस का ज्वाइंट, दोनों C1 C2 का ज्वाइंट। इट इज द पिवट ज्वाइंट, पिवट ज्वाइंट है ये, साइनोवियल ज्वाइंट के अंतर्गत आता है। जैसे साइनोवियल ज्वाइंट है वैसे ये भी है पिवट। एटलस के ओडोनटाइट फोसस से एक्सिस का ओडोनटाइट प्रोसेस अटैच होता है। तो एटलस का जो पहला है ओडोनटाइट फोसा, उससे एक्सिस का ओडोनटाइट प्रोसेस अटैच हो जाता है। इसी अटैचमेंट के कारण सर बाई दाई घूमता है, यूं ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है यूं, तो वो घूम रहा है यूं, तो वो उसकी वजह से इसीलिए इसको नो बोन कहते हैं। ऐसे ऐसे घूमता है इसलिए इसको नो बोन कहते हैं। तीसरा रेस्ट सर्वाइकल वर्टिब्री, C3 से C6 तक समान है, C2 से C6 तक स्पाइनस प्रोसेस होता है, ये दो भागों में बटा होता है। C7 में स्पाइनस प्रोसेस होता है जो लंबा होता है, ये दो भागों में नहीं होता है। गर्दन में जो प्रोमिनेंस है वो C7 के कारण है। हमारे गर्दन में आपको नीचे आप देखिए थोड़ा सा प्रोमिनेंस दिखाई पड़ेगा, उठा हुआ भाग दिखाई पड़ेगा, आप लोग टच करके उसको देख सकते हैं, वही C1 के कारण है। T1 में भी स्पाइनस प्रोसेस उभरा होता है, फर्स्ट जाकर, तो C7 में स्पाइनस प्रोसेस होता है जो लंबा होता है, ये दो भागों में नहीं होता है। गर्दन में जो प्रोमिनेंस है वो C7 के कारण है। सेलियंट फीचर्स में आप समझिए, जो हमारा गर्दन में, और T1 में भी स्पाइनस प्रोसेस उभरा है, फर्स्ट रिब जाकर C7 और T1 के साथ संयुक्त रूप से अटैच होती है। पहली रिब जाएगी और वो कहां अटैच होगी, C7 और T1 के साथ जुड़ जाएगी। इसलिए हम लोग जो कहते हैं कि 12 रिब हैं, तो 12 रिब हैं और 12 थोरेसिक वर्टिब्री है, तो इन्हीं से साथ वो अटैच हो जाती है। ये उसके चित्र हैं। अब स्पाइनल नर्व की बात हम लोग चर्चा कर लें। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की पार्ट है। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो बाहरी पेरिफेरल माने पेरिफेरी में, जो परिधि में जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है PNS, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंटर में है, बिल्कुल ये पेरिफेरी में है, बागल दूर की तरफ है। तो ये 31 पेयर होती हैं, 31 सेगमेंट होते हैं, 31 पेयर और 31 सेगमेंट। एक पेयर माने बाएं दाएं, और 31 सेगमेंट दाएं, 31 सेगमेंट बाएं, तो वही, तो 31 सेगमेंट होते बाएं और दाएं से निकलती हैं। स्पाइनल नर्व जब स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलेगी तो लेफ्ट या राइट साइड से निकलेगी। स्पाइनल नर्व अंदर है, उसके चारों तरफ क्या है, बोनी स्ट्रक्चर है, वो स्पाइनल कॉलम कहलाएगा। तो जो स्पाइनल निकलेंगी तो बाहर लेफ्ट से राइट से निकलेंगी, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को चारों तरफ से स्पाइनल कॉलम ने प्रोटेक्ट किया है। चारों तरफ तो बोन का है, एक दीवार बनी हुई है, तो स्पाइनल कॉलम ने प्रोटेक्ट किया हुआ, इसलिए ये नर्व्स इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से भी पास होंगी। अब यहाँ कोई इंटरवर्टिब्रल फोरामेन भी तो होगा, दोनों के बीच में कोई फोरामेन होगा, उससे पास होगी। फोरामेन माने होल,
इंटरवर्टिब्रल फोरामन से पास होंगी, जो दो वर्टिब्री के बीच एक होल की तरह है। दो वर्टिब्री में के बीच में एक होल होगा, उससे ये पास हो जाएंगे, तभी तो बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो बाहर निकल ही नहीं सकती। जाना है इनको शरीर के और ऑर्गन्स में। पहली स्पाइनल नर्व जो निकलती है वो ऑसिपिटल बोन और फर्स्ट वर्टिब्रे यानी एटलस के बीच से निकलती है। पहली जो स्पाइनल नर्व जो ऊपर निकलेगी वो कहां से निकलेगी? ऑसिपिटल बोन और फर्स्ट वर्टिब्रा यानी एटलस के बीच से निकल जाएगी वर्टिब्रा। इस शेष सारी स्पाइनल नर्व दो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से पास होंगी। अब क्या है, पहली वाली तो हम क्योंकि ऑसिपिटल बोन ऊपर है और वर्टिब्रा ऑसिपिटल बोन ऐसे मान लीजिए, और ये वर्टिब्रा तो एक यहां से निकल गई। बाद वाली जो है, अब ये इसके बाद स्पाइनस इस तरह का बना हुआ है तो इसमें से निकलेगी, तो इनमें जो होल होगा उससे स्पाइनल नर्व्स दो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन माने हमेशा होल समझिए। फंक्शन क्या है इनका? काम ये है कि शरीर से ब्रेन तक जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन भेजी जाती है उसे स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से ब्रेन पहुंचाना है। आपको बाहर किसी ने अटैक किया, बाहर किसी ने टच किया, बाहर कहीं किसी ने पिन चुभा दिया, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ जानी है? ब्रेन तक जानी है, अदरवाइज आपको महसूस ही नहीं होगा। ब्रेन ही महसूस करता है। तो ये कौन ले जाएगा? यही हमारी नर्व जो है वहां तक ले जाएंगी, स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से जाएंगी। तो स्किन से जो भी कोई संवेदना जाएगी वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पहले जाएगी और स्पाइनल कॉर्ड के बाद फिर वो जाएगी ब्रेन तक। और ये ब्रेन तक जाने का तरीका क्या है? ऐसा मत समझिए कि ये आगे, देखिए हमने अभी पढ़ा था जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉलम है, मतलब चारों तरफ घेरे हुए है, उसका आगे का भाग भी है और पीछे का भाग भी है। ऐसे बनी होगी ना, तो आगे के भाग, तो सामने के भाग से ये सूचना नहीं जाती है, ये सूचना जाती है हमेशा पीछे के भाग से जाती है, ये याद रखिए। जो ये आपको परिधि से, यानी आपको जो स्किन से, यहां से टच स्किन से कहीं सूचना गई, वो सूचना आपको हमेशा कहां से जाती है? वो आपको हमेशा स्पाइनल कॉर्ड के पीछे वाले डॉर्सल साइड से जाती है और फिर डॉर्सल साइड से जाकर के वो ब्रेन तक पहुंचती है। फिर ब्रेन से ब्रेन एनालिसिस करता है, सीपीयू की तरह है, ब्रेन एनालिसिस करता है कि भाई इसमें क्या किया जाए। किसी ने वहां पर आया, कोई हुआ और कोई मक्खी बैठी हुई या मच्छर बैठा हुआ है और उसने काट लिया, तो काटने की इंफॉर्मेशन पहुंच गई कहाँ? पहुंच गई ब्रेन तक। कहां से गई? स्पाइनल कॉर्ड में पीछे की साइड से गई, डॉर्सल साइड से गई और उसने जाकर के ब्रेन को बताया। ब्रेन एनालिसिस करता है कि ये क्या चीज है, फिर वो एनालिसिस में अपनी फाइल खोलता है। जैसे हम लोग कंप्यूटर अंदर प्रोसेस क्या करता है? वो देखता है, भालता है कि भाई ये फाइल कहाँ है, वो ढूंढ के लाता है। तो वैसे ही ब्रेन में जो फाइल होती है, यानी इंफॉर्मेशन जो गैदर होती है, उससे वो तय करता है कि यह वास्तव में क्या चीज है। फिर वो अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने स्मृति के आधार पर, तो यानी एनालिसिस पावर के माध्यम से, तो इस एनालिसिस पावर के माध्यम से ये तय करता है कि ये तो मच्छर है, इस ऐसी आकृति का जो है वो मच्छर है, ऐसे काटना मच्छर का ही हो सकता है। आंखों ने भी देखा है, आंखों ने बताया कि ये तो मच्छर है, तो आंखों ने बताया कि ये मच्छर है। और ये मच्छर की कैसे बताया? आंखों ने नहीं बताया मच्छर है, आंखों ने तो चित्र बता दिया कि ये चित्र है। उस चित्र को हमारे सीपीयू में, हमारे ब्रेन ने एनालिसिस किया कि ये ऐसा तो आकृति हमने पढ़ा है या हमने सुना है या हमने समझा है क्या कि वो मच्छर की होती है। तो उसने मोटर नर्व के, उसने आदेश दिया। अब ब्रेन आदेश देता है कि इस मच्छर को मार दिया जाए या भगा दिया जाए, तो वो तुरंत सूचना वहां से आती है मोटर नर्व के माध्यम से। अब ये मोटर नर्व जो चलती है, तो ये फिर मोटर नर्व किसी नर्व के माध्यम से चलेगी, तो नर्व जो होगी वो जाएगी और वो एंटीरियर मतलब सामने के भाग से जाएगी। अब मोटर नर्व जो है हमेशा
स्पाइनल कॉर्ड के सामने के भाग से आएगी और वो किसी मसल्स में चली जाएगी। कभी ऑर्गन में जा सकती है, लेकिन नॉर्मली मसल्स में कही गई, कोई बाहर इंफॉर्मेशन आई। अब मसल्स इसलिए क्यों? क्योंकि मसल का काम है तो मूवमेंट है, तो मूवमेंट करने का काम मसल्स का है। वो कहेगी कि हम इसको मार दो, इसको भगा दो, तो भगा दे, दूसरे हाथ को आदेश देगी कि दूसरा हाथ उसको मार दे, तो भाग जाएगा या उड़ जाएगा। फिर इंफॉर्मेशन फिर जाएगी कि मार दिया गया या भाग गया। चलिए हम इतना ही बता रहे हैं इसमें। नर्व रूट, अब नर्व रूट मतलब नर्व की जड़ें, आज समझ लीजिए को प्रत्येक स्पाइनल नर्व की एक रूट यानी कोई जड़ होगी। क्या होगी? अर्थात वो उसकी जड़ है जहां से निकलकर शरीर के हिस्से में जाती है। यहां से निकली तो ये एक नर्व रूट है, यानी स्पाइनल नर्व कोई एक रूट होगी, कोई जड़ होगी, यानी वो जड़ जहां से निकलकर शरीर के हिस्से में जाएगी। तो जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है यानी पेरीफेरी से ब्रेन तक जाती है, उसका रूट स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल या पोस्टीरियर साइड से जाता है। यही बताना था। इसका मार्ग क्या है? उसकी जड़ तो बाहर से, अब कहां से आई? स्पाइन, यहां से स्किन से शुरू हुई कहीं से, और वो आई और स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल या पोस्टीरियर साइड से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो हमको पहली बार संवेदना दे रही है, वो डॉर्सल या पोस्टीरियर साइड से जाएगी और इसको सेंसरी रूट बोलेंगे। सेंसेस वाला रूट, ये इंफॉर्मेशन देने वाला रूट है। ये इसको एफरेंट रूट भी कह सकते हैं। एफरेंट माने AFFERENT, एफरेंट। ये एफरेंट जाने वाला रूट है और ये डाउन टू टॉप है। शरीर, ब्रेन सबसे ऊपर है, तो टॉप पे पहुंचना है, चाहे पैर में हो चाहे हाथ में हो, सब उसके नीचे है। तो वहां से ये जाता है, तो इसको बॉटम टू टॉप रूट भी कहते हैं, इसको एफरेंट रूट भी कहते हैं, इसको पोस्टीरियर रूट भी कहते हैं, इसको सेंसरी रूट भी कहते हैं। जो सेंसरी है वो पोस्टीरियर रूट है या डॉर्सल रूट है, वो एफरेंट रूट है, और वो डाउन टू टॉप रूट भी है, कह सकते हैं उसको। जो मोटर नर्व ब्रेन से आएगी, पेरीफेरी तक जाएगी, उसका रूट क्या होगा? वेंट्रल या एंटीरियर होगा, सामने के भाग से होगा। स्पाइनल कॉर्ड के सामने से उसका रूट वेंट्रल या एंटीरियर होगा। इसे हम लोग मोटर रूट भी कह सकते हैं, और इसको एफरेंट, EFFERENT, एफरेंट नर्व भी रूट भी कह सकते हैं। बॉटम रूट भी कह सकते हैं। टॉप, बॉटम, वेंट्रल, एंटीरियर, मोटर रूट, इफरेंट रूट, ये सब उसके नाम है, पर्यायवाची। क्योंकि एक स्पाइनल नर्व में दोनों रूट की नर्व या एक्सॉन होंगे। अब देखिए, स्पाइनल नर्व है तो नेचुरली क्या होगा? स्पाइनल नर्व में दोनों रूट की नर्व या एक्सॉन होंगे, इसलिए इसे मिक्स नर्व कहते हैं। एक जो स्पाइनल नर्व है वो कई फाइबर्स का एक समूह होगा। एक स्पाइनल नर्व जो होगा वो कई फाइबर्स का नर्व फाइबर का समूह होगा। समूह माने छोटे छोटे रेशे होंगे जो फाइबर कहलाएंगे, उन्हीं का समूह होगा। तो इनके क्या होंगे? एक्सॉन होंगे। इन्हीं के तो एक्सॉन, फाइबर के एक्सॉन जा रहे हैं। हमारे एक्सॉन क्या है? एक्सॉन हमको संदेश ले जाता है। तो स्पाइनल रूट जो भी नर्व होगी, उसके रूट में कई नर्व होंगी या कई छोटी छोटी फाइबर्स कह सकते हैं उनको, या एक्सॉन होंगे, इसलिए इसे मिक्स नर्व कहा जाता है। इसी में संदेश जा रहा है और इसी संदेश आ रहा है, इसलिए इसे मिक्स कहा जाता है। ये एफरेंट भी है और एफरेंट भी है, ये ले भी जा रही है सूचना और सूचना वहां ला भी रही है, तो इसे मिक्स नर्व कहते हैं। स्पाइनल नर्व सदैव, नोट कर लीजिए, स्पाइनल नर्व सदैव मिक्स नर्व होती है। स्पाइनल नर्व कभी आपको सेंसरी नहीं होगी, कभी मिक्स नहीं होगी, मोटर, अकेले मोटर नहीं होगी, या ना अकेले सेंसरी होगी, ये मिक्स होगी, यानी
ये मोटर रूट भी है और सेंसरी रूट भी है, इसी में दोनों है। ठीक, क्रेनियल नर्व क्या है? क्रेनियल नर्व के 3 फॉर्म होंगे, मिक्स भी होगी और सेंसरी भी होगी और मोटर भी होगी। कोई केवल सेंसरी होगी, कोई केवल मोटर होगी और कोई दोनों होगी। तो उसके 3 भाग प्रकार होंगे, लेकिन हमारे स्पाइनल के एक ही प्रकार होगा, मिक्स नर्व। नाउ कम टू गैंग्लियन। एक शब्द बहुत आता है, परेशान करता है, ये गैंग्लियन क्या है? हम लोगों ने ब्रेन सिस्टम में पढ़ा था गैंग्लियन। तो हम लोगों ने कहा था कि वहां एक शब्द आया था न्यूक्लियस। हम लोगों ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में न्यूक्लियस को कहीं फिक्स किया है, न्यूक्लियस को लेफ्ट थंब में नीचे हम लोगों ने रखा है कफ जॉइंट में। तो वहां एक शब्द आया था कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें ऊपर की तरफ हमारे बॉडी होगी, ब्रेन के आउटर साइड में हमारे होगा बॉडी होगी, वहां पर डेंड्राइट्स होंगे, वहां न्यूक्लियस होगा, और जो एक्सॉन होंगे वो नीचे की तरफ होंगे, यानी बीच की तरफ, अंदर की तरफ। तो बाहरी साइड में हम लोगों ने कह दिया था कि उसका रंग, क्योंकि डेंड्राइट का रंग होगा ग्रे, तो हमने उसका कहा ग्रे मैटर। और हमने कहा एक्सॉन में माइलिन शीट होगी जिसका रंग सफेद होगा, इसलिए हमने कहा कि व्हाइट मैटर। तो हमने कहा व्हाइट मैटर हमारा बीच में होगा, मेडुला में होगा, यानी बीच में, बीच के पार्ट को मेडुला कह सकते हैं और ऊपर के पार्ट के भाग को कॉर्टेक्स कह सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि कॉर्टेक्स इज मेड ऑफ ग्रे मैटर, और हम कहते हैं कि मेडुला इज मेड ऑफ व्हाइट मैटर। ये एक कंसेप्ट। अब ये हुआ कि जब रिसर्च हुई तो रिसर्च में देखा गया कि भाई बीच में भी ग्रे आकृतियां कुछ हैं। तो यानी ये हुआ कि ग्रे आकृतियां अगर हैं तो ये क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और डेंड्राइट जहां होंगे पास पास होंगे। न्यूक्लियस माने बॉडी, बॉडी के अंदर जैसे हमारे शरीर में सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। तो वहां न्यूक्लियस कहा गया कि भाई न्यूक्लियस न्यूक्लियस जरूर होगा यहाँ पर। तो ऐसे न्यूक्लियस जहां जहां पड़े थे ब्रेन, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उनको कहा गया कि न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई। प्लूरल माने न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस माने एक, तो उनको न्यूक्लियस कह दिया गया। अब ये तो बात हो गई। फिर ऊपर से जब उतर रहे थे, अब एक्सॉन ऊपर से नीचे उतर रहे थे, कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे थे। तो ये हुआ कि भाई ये कई फाइबर मिलकर के समूह के रूप में उतरेंगे। कोई एक तो फाइबर उतरेगा नहीं, हजारों की संख्या में फाइबर उतर रहे हैं नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और ये उतर व्हाइट कलर के होंगे। क्यों? क्योंकि उसका कलर व्हाइट है। तो व्हाइट कलर के, तो उनको व्हाइट मैटर कह दिया गया। तो कहा कि ये ट्रैक्ट है, इनको कहा गया कि दीज आर ट्रैक्ट्स। तो ट्रैक्ट कह दिया गया, उनके समूह को ट्रैक्ट कर दिया गया। तो जो व्हाइट ट्रैक्ट, जब कभी कोई प्रश्न आए कि ट्रैक्ट किससे बने होते हैं, हमेशा उत्तर होगा कि ये व्हाइट मैटर के बने होते हैं, क्योंकि नीचे उतरते हैं ऊपर, तो उतरने का काम एक्सॉन का है, वही उतरेगा, इंफॉर्मेशन ले जाएगा, वो व्हाइट मैटर का होगा। व्हाइट माइलिन शीथ की वजह से व्हाइट कलर का होगा, इसलिए उसको। तो वहां 2 शब्द आए सीएनएस में, एक आया हमारा न्यूक्लियस और एक आया हमारा ट्रैक्ट। पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, यही चीज को कहा गया। तो गैंग्लियन, वहां कहा गया कि भाई गैंग्लियन, गैंग्लियन क्या है? यहां 2 शब्द आए, गैंग्लियन और नर्व। अब देखिए, वहां नर्व ऊपर ने वहां ट्रैक्ट कहा गया क्योंकि वहां एक्सॉन उतर रहे थे। यहां इसको नर्व कह दिया गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। स्पाइनल में और क्रेनियल में, दोनों में होगा। पेरिफेरल वही दोनों के, क्रेनियल नर्व भी जाती है पेरिफेरी में और स्पाइनल भी जाती है पेरिफेरी में। तो कहा गया कि साहब अगर कभी ऐसा पाया जाए कि किसी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कोई न्यूक्लियस पाया जाए कहीं, तो उसको गैंग्लियन कह दीजिए, क्योंकि तभी डिफरेंशिएट होगा। मैं न्यूक्लियस वहां भी कहेंगे, न्यूक्लियस यहां भी कहेंगे, समझ में नहीं आएगा। उनका नहीं, हम उसको कहते हैं कि हम उसको गैंग्लियन बोल देंगे। तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई पाया जाएगा
डेंड्राइट या बॉडी, तो उसको कहा जाएगा न्यूक्लियस। और अगर वही चीज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कही जाएगी तो गैंग्लियन होगी। और गैंग्लियन सिंगुलर है और गैंग्लिया कह देंगे तो प्लूरल हो जाएगी, यानी कई गैंग्लियन है, कई न्यूक्लियस है। अब जो ट्रैक्ट ऊपर से आ रहे थे ये व्हाइट मैटर के थे, एक्सॉन के थे, और ये नर्व जो है इनमें भी तो एक्सॉन है, नर्व भी तो एक्सॉन लेके ट्रेवल कर रहे हैं। जो सूचना देने काम कर रहा है वो हमारा चिट्ठी जो पत्रवाहक टाइप का है, तो वो पत्रवाहक हमारा जो हमेशा जो है किस रूप में है, हमारा एक्सॉन के रूप में है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब भी कहा जाएगा तो जो ट्रैक्ट कहे जाएंगे वहां जहां नर्व कह दिया जाएगा उसको, ये भी गुच्छे के रूप में है, लेकिन ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इन्हीं को नर्व कह देंगे हम लोग, बस ये समझ लीजिए। तो ये अब गैंग्लियन समझिए। अब गैंग्लियन इसमें अगर आप समझे कि गैंग्लियन इसमें कहां होगा, गैंग्लियन माने हुआ कि कोई सेल बॉडी, तो जब कभी सेंसरी इंफॉर्मेशन जा रही है तो डॉर्सल रूट से जा रही है, याद करिए स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल रूट से जा रही है, डॉर्सल माने पीछे का, पोस्टीरियर रूट से। तो ये इंफॉर्मेशन गई, तो जब यहां इंफॉर्मेशन कोई ट्रेवल की तो कोई एक्सॉन होगा, वही तो ले जाएगा सूचना। और इस सूचना को जाकर कोई एनालिसिस करेगा तभी तो आगे बढ़ेगी। डॉर्सल रूट में कोई चीज पैदा, इस रूट में सेंसरी में कोई चीज पैदा हुई, वो जाई गई, और याद करिए कि उसका काम क्या है, न्यूक्लियस का एनालिसिस करना। डेंड्राइट का काम क्या है, सूचना स्वीकार करना, और एक्सॉन का काम है सूचना ले जाना, बताना। तो सूचना लेके गया, उसने डेंड्राइट को दिया, डेंड्राइट ने एनालिसिस करने के लिए न्यूक्लियस को दे दिया, यानी सेल बॉडी को दे दिया, और सेल बॉडी ने फिर अपना कोई एक्सॉन भेजा। यही तो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को समझ लीजिए बढ़िया से, यही पूरे उसका बीएचबी का यही सार है। और इसी के बेसिस पर हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन, मतलब जो प्रोटोकॉल बनाएंगे आयुर्वेदिक में और किसी इसमें चिकित्सा में, चाइनीज में यही। तो अब डेंड्राइट पहला कोई इंफॉर्मेशन चली, उसमें जब तक न्यूक्लियस नहीं होगा तब तक वो इंफॉर्मेशन आगे कैसे ट्रेवल करे, एनालिसिस नहीं होगी, इस इंफॉर्मेशन का करें क्या, कहां ले जाएं, वेदर इट शुड गो टू स्पाइनल कॉर्ड ओनली और गो टू, अब ये काम किसका, न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस यानी गैंग्लियन, न्यूक्लियस यहां गैंग्लियन पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन, पढ़िए, सेंसरी इंफॉर्मेशन ले जाते समय संवेदना ग्रहण करने, एनालाइज करने और ले जाने का कार्य होता है। अतः डेंड्राइट होंगे, सेल बॉडी होंगे और एक्सॉन तीनों होंगे। एक ले जाएगा इंफॉर्मेशन, फिर वहां एनालिसिस कोई करेगा, तो डेंड्राइट होंगे, पहले स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे, सेल बॉडी को बताएंगे, सेल बॉडी को बताने के बाद फिर कोई सेल बॉडी कोई निर्णय लेगी, न्यूक्लियस, फिर जाएंगे। तो गैंग्लियन हमेशा कहां होंगे, इस सेंसरी इंफॉर्मेशन वाले में होंगे, सेंसरी रूट में होंगे। और सेंसरी रूट हम लोगों ने कहा कि हमेशा डॉर्सल रूट होगा, ये हम लोगों ने कहा कि सेंसरी रूट हमेशा डॉर्सल रूट होगा। इंफॉर्मेशन जो जाएगी वो हमेशा बैक डोर से जाएगी, यानी बैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से जाएगी। इसलिए गैंग्लियन हमेशा, हमेशा नोट करिए, गैंग्लियन हमेशा सेंसरी रूट में होगा, यानी डॉर्सल रूट में होगा, एंटीरियर रूट में बिल्कुल नहीं होगा, संभव नहीं है। अगर कोई गैंग्लियन पाया गया तो आप धड़ल्ले से कह दीजिए कि दिस इज सेंसरी रूट और दिस इज डॉर्सल रूट और दिस इज पोस्टीरियर रूट, जो नाम दे दीजिए। ये सेंसरी रूट डॉर्सल साइड में होगा, अतएव डॉर्सल रूट में गैंग्लियन होगा। याद रहे कि पीएनएस में
जहां कहीं भी सेल बॉडी पाया जाएगा उसे गैंग्लियन कहा जाएगा। केवल सेंसरी रूट में ही गैंग्लियन होगा। ब्रांचेस ऑफ स्पाइनल नर्व, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से निकलने के, अब देखिए अब आई निकली इंटरवर्टिब्रल। अभी चित्र आगे जब देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, अभी आपको थोड़ा समझ लीजिए। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन जैसे बीच में ऐसे है और बॉडी से निकलना है, इसको इधर निकलना है, तो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन यहां से निकली, निकलने के तुरंत बाद स्पाइनल नर्व दो भागों में बढ़ जाएगी, निकली दो भागों में बढ़ गई। तो कैसे, पहले आगे से निकली, पीछे से निकली, और पहले मिली, और फिर ये दो दो अलग से दो भागों में बढ़ गई। इन ब्रांचेस को रेमस कहते हैं और प्लूरल इसका रेमाई है। इसका अर्थ यह है कि दो ब्रांचेस के नाम एंटीरियर रेमस और पोस्टीरियर रेमस होगा। क्लियर? ये निकली यहां से बाहर से, भाई स्पाइनल नर्व दो भागों में बटी, पहले आगे की और पीछे की, तो स्पाइनल नर्व दो भागों में जब बट गई तो उनका जो सामने वाला होगा एंटीरियर रेमस हो गया और जो होगा पोस्टीरियर रेमस हो गया। तो एंटीरियर रेमस इनर्वेट करेगा किसको, जो एंटीरियर में सामने वाले भाग का रेमस है वो करेगा किसको, देखिए नोट कर लीजिए, एंटीरियर साइड ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक, बोथ स्किन एंड मसल्स, यानी सेंसरी और मोटर पार्ट्स सभी करेगा। इंटीरियर साइड ऑफ हेड, नेक और ट्रंक, बोथ स्किन एंड मसल्स, यानी सेंसरी और मोटर पार्ट सब। और किसको करेगा, लेटरल साइड ऑफ हेड, साइड वाले को भी करेगा, लेटरल साइड ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक, बोथ स्किन एंड मसल्स, सेंसरी एंड मोटर रूट। और जो पीछे वाला होगा क्या करेगा, पोस्टीरियर रेमस, वो इनर्वेट करेगा, माने प्रभावित करेगा पोस्टीरियर साइड ऑफ हेड, पीछे का हेड, नेक एंड ट्रंक, बोथ स्किन एंड मसल्स, यानी सेंसरी और मोटर पार्ट्स को करेगा। प्लेक्सस की बात आई कि भाई प्लेक्सस बता दें क्या है, प्लेक्सस बता दें फिर थोड़ा सा हम लोग खत्म करें ये, क्योंकि ये आपका जो है यहीं तक हो पाएगा। ठीक, प्लेक्सस तक हम लोग खत्म करते हैं, फिर हम लोग छोड़ देंगे, आगे पढ़ाएंगे। मिक्स नर्व का जो एंटीरियर रेमस है वे अनेक भाग ना, अनेक होने पर रेमाई कहे जाएंगे। भाई अगर प्लूरल उसका होगा, कई होंगे तो रेमाई कहे जाएंगे। अब वो क्या करते हैं, वे आगे बढ़कर, देखिए नोट कर लीजिए, अभी हम लोग कहा था दो रूट है, एक पोस्टीरियर और एंटीरियर। एंटीरियर माने सामने का, पोस्टीरियर माने पीछे का। तो मिक्स नर्व का जो एंटीरियर रेमस है, आगे वाला जो रेमस है, वो रेमाई कहा जाएगा, कई होंगे तो रेमाई कहे जाएंगे। वो क्या करते हैं, वे आगे बढ़कर आपस में मिल जाते हैं। ऊपर से एंटीरियर माने ऊपर से आएगा, सामने वाला है एंटीरियर भाग का, सामने इधर से ऊपर से आया, नीचे से आया, बीच से आया, सब आगे बढ़कर आपस में मिल गए और एक नेटवर्क यानी जाल बनाते हैं। इसी नेटवर्क को प्लेक्सस कहते हैं। तो C1 से कोई आया, कोई C2 से आया, कोई C3 से आया, कोई C4 से आया, और सब ने आगे एंटीरियर वाले, सामने वाले, और एंटीरियर रेमस ने आगे बनकर फिर जाल बना लिया। जैसे बिजली के तार जोड़ते हैं लोग, और कहीं जोड़ दिया, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, अगर हरा लाल नीला ना हो तो बता नहीं सकते कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो वही ये नेटवर्क जो है, यही प्लेक्सस है। यानी पहले रेमस बनेगा, रेमाई बनेगा, रेमाई जब आगे जाएगा तो जो केवल एंटीरियर पार्ट वाले, पोस्टीरियर वाले नहीं, केवल एंटीरियर रेमस बनाएगा आपको प्लेक्सस। पोस्टीरियर रेमाई कोई प्लेक्सस नहीं बनाती है, नोट कर लीजिए, ये पोस्टीरियर रेमाई कोई प्लेक्सस नहीं बनाती है। एंटीरियर रेमाई में थोरेसिक रीजन की एंटीरियर रेमाई भी कोई प्लेक्सस नहीं बनाती है। यही प्रश्न पूछा जाता है कि क्या थोरेसिक रीजन की एंटीरियर रेमाई कोई प्लेक्सस बनाती है।
तो प्लेक्सस बनाने जब होगा तो कौन प्लेक्सस नहीं बनाता है, अगर प्रश्न आए तो आप बोलेंगे थोरेसिक रीजन, यानी बीच वाली कोई नहीं प्लेक्सस बनाती है। प्लेक्सस बनेंगे सर्वाइकल के, प्लेक्सस लंबोसैक्रल के। क्लियर? यहीं तक आपको समझना है। आगे आगे हम लोग पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा बस रह गया है। तो 5 प्लेक्सस टोटल होते हैं। फिर यह प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाइकल प्लेक्सस C1 से C4 तक, यानी C1 और C4 एक प्लेक्सस बनाते हैं आगे चल करके, और ये सामने वाले इंटीरियर वाले साइड में है। दूसरा ब्रैकियल प्लेक्सस, इसको ब्रोंकियल मत मानिएगा, ब्रैकियल है, इसका नाम ब्रैकियल है, नाम BRACHIAL, ब्रैकियल प्लेक्सस। ये C5 से T1 तक है। यानी सर्वाइकल वाले में, सर्वाइकल हमारी जितनी वो है नर्व है, वही C1 से लेकर T1 तक है, वही बनाती है 2 प्लेक्सस, एक सर्वाइकल प्लेक्सस कहलाती है और एक ब्रैकियल प्लेक्सस कहलाती है। सर्वाइकल का इतना बड़ा रोल है, आप समझ सकते हैं कि सर्वाइकल नर्व सर्वाइकल प्लेक्सस बनाती है और वही ब्रैकियल प्लेक्सस बनाती है, एक C1 से C4 तक और एक C5 से T1 तक। फिर चूंकि हम लोगों ने कहा था कि हमारा बीच वाली थोरेसिक कोई प्लेक्सस नहीं बनाती है, तो वहां नहीं है। अब लंबर बनाती है L1 से L4 तक, और सैक्रल बनाती है L4 से S4 तक। अब L4 से नीचे है L4, L5, S1, S2, S3, S4, तो L4 से S4 तक सैक्रल प्लेक्सस बनाती है। और एक कोसिजियल प्लेक्सस है, वो S5 और कोसिक्स, बस 2, S5 और कोसिक्स ये बनाते हैं। तो 5 प्लेक्सस हम लोग पढ़ रहे हैं। ये हमेशा प्रश्न आता है इस तरह। सर्वाइकल प्लेक्सस C1 से C4 तक के एंटीरियर रमाई मिलकर सर्वाइकल प्लेक्सस बनाते हैं। इसका इनर्वेशन एरिया हेड और नेक के मसल और स्किन होते हैं। यानी हेड और यानी हर में और उसमें सर्वाइकल प्लेक्सस C1 से C4 तक एक्टिव होते हैं। C3, C4, C5 यानी सर्वाइकल और ब्रैकियल का भी कुछ हिस्सा, 5वां ब्रैकियल है ना, हम लोगों ने पढ़ा था याद, फिर देखिए C5 से T1 यानी ब्रैकियल प्लेक्सस, ये सब सर्वाइकल के हैं। तो ब्रैकियल प्लेक्सस C3, C4, C5 यानी सर्वाइकल और ब्रैकियल का भी कुछ हिस्सा मिलकर फ्रेनिक नर्व का निर्माण करते हैं। ये डायफ्राम को सप्लाई करते हैं। यानी डायफ्राम भी प्रभावित कभी होगा और डायफ्राम में कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही होगी, तो इस सिद्धांत के अनुसार C3, C4, C5 पर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या डायफ्राम में कोई गड़बड़ी है तो यानी C3, C4, C5 में कुछ गड़बड़ी हो रही है, इसको ऐसे रिलेट करिए। ब्रैकियल प्लेक्सस C5 से T1 तक के एंटीरियर रमाई मिलकर ब्रैकियल प्लेक्सस बनाते हैं। दिस इज नॉट ब्रोंकियल, इट इज ब्रैकियल प्लेक्सस बनाते हैं। इनके इनर्वेशन एरिया का विवरण निम्नवत है। C5 और C6 से बने प्लेक्सस को एक्सिलरी नर्व कहते हैं। इसका एरिया ऑफ इनर्वेशन डेल्टॉइड मसल और ओवरलाइंग स्किन है। ये शोल्डर ज्वाइंट और ओवरलाइंग स्किन दोनों को प्रभावित करती है। तो शोल्डर ज्वाइंट में C5, C6, शोल्डर ज्वाइंट के लिए C5 और C6 वहां प्रभावित करता है। C5, C6, C7, C8 और T1 से मिलकर जो प्लेक्सस बनता है उसे रेडियल नर्व कहते हैं। रेडियल नर्व ये सबसे बड़ी नर्व है। इसका इनर्वेशन एरिया क्या है? ट्राइसेप्स मसल, रिस्ट ज्वाइंट, फिंगर ज्वाइंट, स्किन ऑफ थंब एंड फिंगर्स। जो एरिया ऑफ इनर्वेशन है फिंगर ज्वाइंट में, ये सब में प्रॉब्लम हो रही होगी तो हम लोगों को इस वाले पर देखना पड़ेगा। C5, C6, C5, C6, C7 से मिलकर जो प्लेक्सस बनता है उसे मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व कहते हैं। इसका इनर्वेशन एरिया मसल्स ऑफ अपर आर्म और स्किन ऑफ फोर आर्म, मतलब ऊपर वाले का और फोर आर्म, आर्म के पहले वाले में, ऊपर वाले में, बीच वाले में, ठीक है। C5, C6, C7, C8 और T1
इनके फ्लेक्सर मिलकर मीडियन नर्व भी बनाते हैं। इनका इनर्वेशन एरिया है मसल्स ऑफ फोरआर्म, स्किन ऑफ फ्रंट ऑफ थंब, फिंगर्स। तो हमेशा याद रखिए C5, C6, C7, C8 यहाँ कभी हो तो हाथों में दर्द, आपको उंगलियों में दर्द हो सकता है, फिंगर्स में दर्द हो सकता है। C7, C8, T1 इनके प्लेक्सर मिलकर अल्नर नर्व बनाते हैं, जिनका इनर्वेशन एरिया निम्नवत है। मसल्स इन अल्नर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म और पाम ऑफ हैंड, स्किन ऑफ फिंगर्स। ये क्यों आपको समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि जब हमने कहा ना प्लेक्सस ऊपर से नीचे मिला तो वो एक ऊपर का भी कोई एक अंश होगा तो प्रभावित कर रहा होगा किसी को, इसलिए ये अंतर जो है बार बार आ रहा है कि C7 ये भी बनाती है, वो भी नर्व बनाती है, तो उसके कुछ पार्ट ये नर्व बना देते हैं, उसके कुछ पार्ट मरके वो नर्व बना देते हैं, इसलिए ये अंतर आ रहा है। यहां तक हम लोगों ने इसको देखा। हम लोग चित्र के माध्यम से अगली बार कुछ और पढ़ेंगे और तब हम लोग समझेंगे कि इसको थोड़ा सा कैसे होगा, और फिर हम लोग ट्रीटमेंट का पार्ट भी इसी में थोड़ा सा बताना चाहेंगे ताकि आपको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा सा और हो जाए, और हम लोग दूसरी किताबों से जो और ज्ञान है उसको भी हम लोग देने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग आज इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, और अभी ये अभी एक क्लास, अभी कई क्लास चलेंगी इसकी। हमारा उद्देश्य ये है कि आप लोग इसको बढ़िया से जान जाएंगे तो आप लोगों को समझ में अधिक आएगा। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित, अनिल शर्मा जी उपस्थित हैं, मैडम तो उनका स्वागत है। हमारे बीच में रितु जैन जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दिनेश चंद्र सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और खुद नेचुरोपैथ हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग जो है अभी खेमका सर को याद करेंगे और उनकी ऊर्जा को याद करेंगे। कोई भी ज्ञान आपके पास हो उसको जरूर ट्रांसफर करिएगा, किसी को करिए, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ज्ञान की धारा अजस्र होनी चाहिए। हम अपने ऑक्यूपेशन में जानते हैं कि हमारी कोई एनर्जी कोई हमेशा फ्लो होनी चाहिए, मतलब लगातार उसमें फ्लोइंग दशा में होनी चाहिए, कहीं रुकनी नहीं चाहिए। रुकने पे स्टेग्नेशन होगी, कंट्रावेक्शन होगा, तो हम लोग उसको नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ऊर्जा बढ़ती रहे और हमारा ज्ञान दूसरों तक पहुंचता रहे, ताकि हमारी थेरेपी और स्ट्रांग हो और पीड़ित मानवता का और कल्याण हो। और तब हमारे खेमका सर को जो हम लोग श्रद्धांजलि सही दे सकते हैं वो होगी। और उनके शब्दों को याद कर रहे हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2-3 मिनट का ब्रेक, फिर हम लोग आते हैं।